हाय गाइस, आप देख रहे हैं फ्लाइंग करियर पॉइंट। दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग 2019 का पेपर सॉल्व करेंगे और ये इस पेपर का दूसरा पार्ट है जिसमें कि 50 क्वेश्चन से लेकर के 100 क्वेश्चन तक हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये पार्ट 2 रहेगा और इसके बाद हम लोग पार्ट 3 यानी कि पार्ट तीसरा लेकर के ले आएंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है। कथन ए है, उत्तर प्रदेश में गन्ना तथा चीनी का उत्पादन महाराष्ट्र से अधिक है परंतु उत्पादकता कम है। कारण आर है, महाराष्ट्र में अधिकांश चीनी मिलें सहकारी में स्थापित हैं। तो इसका कोट वाला आंसर है कि ए आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या है। बी वाला है ए आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तो बी वाला हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में गन्ना व चीनी का उत्पादन महाराष्ट्र से अधिक होता है परंतु उत्पादकता कम है। महाराष्ट्र में अधिकांश चीनी मिलें सहकारी में स्थापित हैं। इस प्रकार कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं परंतु कारण आर कथन ए की सही व्याख्या नहीं करता है। अतः विकल्प बी प्रश्न का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 52 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? दाम ताम्र की मुद्रा, देसाई राजस्व अधिकारी, दीवान प्रांतीय राजस्व का प्रमुख, नंबर डी जरीब एक प्रकार का कर है। तो ये डी वाला जरीब एक प्रकार के नापने की इकाई है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। जरीब सही सुमेलित नहीं है क्योंकि जरीब एक लंबाई नापने की एक इकाई है। साथ ही जिस जंजीर से दूरी नापी जाती है उसे भी जरीब कहते हैं। एक जरीब की मानक लंबाई 66 फीट और 22 गज तथा 4 लट्ठे यानी कि रोड्स होती है। जरीब में कुल 100 कड़ियाँ होती हैं। इस प्रकार प्रत्येक कड़ी की लंबाई 0.6 फुट या 7.92 इंच होती है। यह लोहे की कड़ियों की बनी होती है तथा इसके दोनों सिरों पर पीतल के हैंडल बने होते हैं। भारत में इसका प्रयोग कब से शुरू हुआ स्पष्ट नहीं है। आमतौर पर इसका आविष्कार का श्रेय राजा टोडरमल अकबर के जो दीवान रहे हैं को दिया जाता है। अतः प्रश्नानुसार विकल्प डी सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 53 है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। नंबर ए है मुल्ला दाऊद, इसके सामने है चंदायान, दामोदर कवि, आशिका, सोमनाथ, पद्मावती कथा, अमीर खुसरो, राग विभोद। अब इसमें बताना है कि कौन सा सही है। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। दी गई सूचियों का सही सुमेलन निम्नलिखित है। चांदायान या चंदायन हिंदी भाषा का ज्ञात प्रथम सूफी प्रेम काव्य है जिसके रचयिता मुल्ला दाऊद हैं। इसमें नायक लोरिक या लोरा और नायिका चांदा या चंदा है। यह एक प्रेम कथा है। तो इसके रचयिता मुल्ला दाऊद हैं। तो इस प्रकार से मुल्ला दाऊद, चंदायान, ये वाला सही है। A21 हो जाएगा। B23 आशिका अमीर खुसरो की रचना। इस पुस्तक का संबंध गुजरात के राजकरण की पुत्री देवल रानी और अलाउद्दीन के पुत्र खिज्र खां की प्रेम कथा से है। पद्मावती इस पुस्तक के रचयिता दामोदर कवि थे। इस ग्रंथ की भाषा राजस्थानी हिंदी है और राग विबोध इसकी रचना सोमनाथ द्वारा की गई है। अतः प्रश्नानुसार विकल्प बी सही सुमेलन दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 54 है, निम्नलिखित राजाओं में से किसने अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया था? नंबर ए है रीवा का राजा रामचंद्र सिंह, मालवा का राजा राज बहादुर, मेवाड़ का राजा उदय सिंह और डी है गुजरात का राजा मुजफ्फर शाह। तो ए हो जाएगा रीवा का राजा रामचंद्र सिंह। तानसेन का असली नाम रामतनु पांडे था। इनका जन्म ग्वालियर में हुआ था परंतु शिक्षा दीक्षा रीवा राज्य में हुई थी। ये रीवा के राजा रामचंद्र सिंह भाटा के दरबारी कवि थे। अकबर ने अपने सेनापति जलाल खां को तानसेन को लाने के लिए रीवा नरेश रामचंद्र सिंह के पास भेजा था तथा राजा ने अकबर का आदेश मानते हुए तानसेन को भेज दिया।
इस तरह तानसेन 1562 ईस्वी में अकबर के दरबारी कवि बने तथा 27 वर्ष तक दरबार में रहे। इस प्रकार अकबर के पूर्व रीवा के राजा रामचंद्र सिंह ने तानसेन को संरक्षण दिया था, अतः विकल्प ए सही है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट राजवंश है, सूची सेकंड है राजधानी है। तो अब ये बताना है कि पल्लव, पांड्य, यादव, काकतीय इनकी राजधानियाँ कौन कौन सी थी। तो इसमें हो जाएगा A-2, B-3, C-4, D-1, इस तरीके से बी वाला सही हो जाएगा। उपरोक्त दी गई सूचियों का सही सुमेलन इस प्रकार है। पल्लव या प्राचीन दक्षिण भारत का एक राजवंश था। 4वीं शताब्दी में इसने कांचीपुरम में राज्य स्थापित किया तथा कांची को अपनी राजधानी बनाया। पांड्य यह राजवंश प्राचीन भारत का एक राजवंश था जिसकी राजधानी मदुरई थी। यह 850 से 1334 भारत का यह एक राजवंश था जिसने अपने चरमोत्कर्ष काल में तुंगभद्रा से लेकर नर्मदा तक के भूभाग पर शासन किया। इसकी राजधानी देवगिरी थी। काकतीय वारंगल 12वीं शताब्दी में काकतीय की राजधानी थी, अतः विकल्प बी सही उत्तर है। फिर है 56 निम्नलिखित स्मारकों में कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए हुए कूटों में से सही उत्तर चुनिए। नंबर 1 है राबिया दौरानी का मकबरा औरंगाबाद। नंबर 2 है शेर शाह सूरी का मकबरा सासाराम। नंबर 3 है हुमायूं का मकबरा दिल्ली। नंबर 4 है अटाला मस्जिद जौनपुर। तो इसमें बी वाला हो जाएगा, चौथा दूसरा, तीसरा पहला। अटाला मस्जिद यह मस्जिद उत्तर प्रदेश के जौनपुर में 14वीं शताब्दी की एक मस्जिद है जिसकी वास्तुकला शर्की शैली के रूप में जानी जाती है। शेर शाह सूरी का मकबरा, यह मकबरा भारत के बिहार के सासाराम शहर में है। यह मकबरा भारत इस्लामी वास्तुकला का एक उदाहरण है। इसका निर्माण 1545 ईस्वी में हुआ था। हुमायूं का मकबरा, यह एक मकबरा मुगल वास्तुकला से प्रेरित है जो दिल्ली के निजामुद्दीन पूर्व क्षेत्र में मथुरा मार्ग के निकट स्थित है। इस मकबरे का निर्माण हुमायूं की विधवा बेगम द्वारा 1562 ईस्वी में किया गया था। राबिया दौरानी का मकबरा, इस मकबरे का निर्माण मुगल बादशाह औरंगजेब ने अंतिम 17वीं शताब्दी में अपनी पत्नी राबिया उद दौरानी की याद में औरंगाबाद महाराष्ट्र में बनवाया था। इस मकबरे को बीबी का मकबरा भी कहते हैं, अतः विकल्प बी सही है। क्वेश्चन नंबर 57 है मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा या कौन से कथन सही है या हैं। मनसबदारी व्यवस्था राज्य के कुलीन वर्ग से संबंधित है जिसे अकबर ने प्रारंभ किया। मनसबदारी का पद पैतृक था। तो कूट इसमें बताना है केवल पहला, बी है पहला दूसरा दोनों, सी है दूसरा और डी है पहला ना तो एक ना ही दो। तो ए हो जाएगा मनसबदारी व्यवस्था, ए यानी कि केवल पहला सही है। मनसबदारी व्यवस्था मुगलकालीन प्रचलित एक प्रशासनिक प्रणाली थी जिसे अकबर ने आरंभ किया था। वह राज्य के कुलीन वर्ग से संबंधित व्यवस्था थी। यह व्यवस्था शासकीय अधिकारियों तथा सेनापतियों का पद निर्धारित करती थी। सभी सैन्य तथा असैन्य अधिकारियों की मनसब निश्चित की जाती थी जो अलग अलग हुआ करती थी। इसके आधार पर अधिकारियों के वेतन व भत्ते निर्धारित होते थे। अतः मनसबदारी के संदर्भ में कथन एक अर्थात विकल्प ए सही है। क्वेश्चन नंबर 58 है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेल कीजिए और सूचियों को नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट, सूची सेकंड। सूची फर्स्ट में इलाहाबाद की संधि, मंगलौर की संधि, सालबाई की संधि, मद्रास की संधि। तो इसमें सी हो जाएगा A-4, B-2, C-1, D-3। मद्रास की संधि, यह संधि 4 अप्रैल 1769 को मैसूर और ब्रिटिश
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर करके की गई थी, जिसने प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध को समाप्त कर दिया था। सालाबाई की संधि, यह संधि प्रथम आंग्लो मराठा युद्ध के परिणामों के तहत 17 मई 1782 ईस्वी को की गई। मंगलौर की संधि, यह संधि मार्च 1784 ईस्वी में अंग्रेज़ों और टीपू सुल्तान के मध्य हुई। इलाहाबाद की संधि, यह संधि 1765 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से रॉबर्ट क्लाइव और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के मध्य हुई थी। अतः विकल्प सी सही सुमेलन दर्शाता है। निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कोटों में से सही उत्तर चुनिए। पूना पैक्ट, गांधी इरविन समझौता, क्रिप्स मिशन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो इसमें सी वाला सही हो जाएगा 4, 2, 1, 3। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत वर्ष 1930 में स्वतंत्रता दिवस के लिए गांधी जी के नेतृत्व में की गई। क्रिप्स मिशन ब्रिटेन द्वारा भारत का सक्रिय सहयोग पाने के लिए वर्ष 1942 में स्टैफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में भेजा गया था, जिसका देश में पूर्ण रूप से विरोध हुआ था। पूना पैक्ट समझौता वर्ष 1932 में बाबा साहेब एवं गांधी जी के द्वारा मध्य दलितों के उत्थान के लिए किया गया था। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन एक गांधी जी के बीच राजनीतिक समझौता था। अतः विकल्प सी सही है। असैनिक प्रशासन 1905 के संदर्भ में कौन सा या कौन से सही है या हैं? नंबर 1 है लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया। नंबर 2 है पूर्वी बंगाल और असम नामक एक नया प्रांत बनाया गया। कूट है केवल एक, बी है 1 और 2 दोनों, सी है 2, डी है ना तो 1 ना ही 2। तो बी हो जाएगा केवल 2। लॉर्ड कर्जन ने सर्वप्रथम प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया था। लॉर्ड कर्जन के विरोधी कार्यों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य वर्ष 1905 को बंगाल का विभाजन था। उसने राष्ट्रीय आंदोलन को दबाने व कमज़ोर करने के उद्देश्य से प्रशासनिक असुविधाओं का आरोप लगाकर बंगाल को 2 भागों में बांट दिया। पूर्वी बंगाल में बंगाल तथा असम के चटगांव ढाका राजशाही को मिलाकर एक नया प्रांत बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 61 है मुस्लिम लीग एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए CR फार्मूला किसने बनाया था? नंबर 1 है जवाहरलाल नेहरू, नंबर बी है राजगोपालाचारी, नंबर सी है चित्तरंजन दास, नंबर डी है VP मेनन। बी हो जाएगा इसका राजगोपालाचारी। ब्रिटिश भारत की स्वतंत्रता पर अखिल भारतीय मुस्लिम लीग एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को हल करने के लिए चक्रवर्ती राजगोपालाचारी द्वारा तैयार एक प्रस्ताव को CR फार्मूला कहते हैं। राजगोपालाचारी मद्रास के प्रमुख कांग्रेसी नेता तथा गांधी जी के अनुयायी थे। क्वेश्चन नंबर 65 है द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया के लेखक थे पार्थ सारथी गुप्त, एस गोपाल, BR नंदा, विपिन चंद्र पाल। तो डी हो जाएगा द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया के लेखक विपिन चंद्र पाल थे। क्वेश्चन नंबर 63 है निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किस भाग में पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन व वन्य जीवन की रक्षा के प्रावधान पाए जाते हैं? तो इसमें जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में नंबर बी है मूल कर्तव्यों में, नंबर सी है ए और बी दोनों। तो सी सही हो जाएगा। पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन व वन्य जीव की रक्षा के लिए राज्य के नीति निर्देशक तत्वों एवं मूल कर्तव्यों के में प्रावधान किए गए हैं। देश में पहला पर्यावरण सुधार नीति जल प्रदूषण की रोकथाम के लिए बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 64 है पंचायतों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा या कौन से कथन सही है या है?
50% सीटें अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। नंबर बी है ग्राम सभा का निकाय है। ग्राम सभा एक निकाय है जिसमें गांव के रहने वाले सभी लोग होते हैं। नंबर 3 है मध्यवर्ती स्तर पर एक पंचायत होगी। कूट है केवल एक। बी है 2 और 3। सी है 1 और 2। डी है केवल 3। तो डी हो जाएगा केवल 3। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा देश में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ किया गया। इस व्यवस्था के अंतर्गत एक त्रिस्तरीय ढांचे ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या मध्यवर्ती पंचायत तथा जिला पंचायत की स्थापना की गई थी। 2 अक्टूबर 1959 को प्रथम प्रधानमंत्री द्वारा नागौर जिले राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। क्वेश्चन नंबर 65 है मजदूर किसान शक्ति संगठन MKSS नामक सामाजिक आंदोलन भारत में निम्न में से किससे संबंधित है? RTI अधिनियम, मनरेगा और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन। तो बी हो जाएगा RTI अधिनियम। मजदूर किसान शक्ति संगठन MKSS एक भारतीय सामाजिक आंदोलन एवं ज़मीनी स्तर पर संगठन है जो अपने सफल संघर्ष एवं सूचना के अधिकार अधिनियम RTI की मांग के लिए जाना जाता है। यह भारत में सबसे आगे नागरिक अधिकारों के आंदोलन में से एक है। अपनी प्रमुख उपलब्धि के रूप में RTI के कानून का हवाला दे सकता है। क्वेश्चन नंबर 66 है राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में गरीबी रेखा से नीचे के लिए निम्न कार्यक्रम सम्मिलित नहीं है। नंबर ए है राष्ट्रीय परिवार लाभ कार्यक्रम। नंबर बी है अन्नपूर्णा। नंबर सी है महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना। नंबर डी है उपरोक्त सभी। तो सी हो जाएगा महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना MKSP को कृषि से जुड़ी महिलाओं की वर्तमान स्थिति में सुधार करने, उन्हें सशक्त बनाने के अवसरों को बढ़ाने के रूप में वर्ष 2011 में ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत शुरू किया गया था। अतः विकल्प सी प्रश्न का सही उत्तर है। फिर है 67 किसने कहा कि भारत एक अर्ध संघात्मक राज्य है? नंबर डी KC वियर। भारत एक अर्ध संघात्मक राज्य है को ब्रिटिश लेखक KC वियर ने कहा था। KC वियर ने राज्यों के संघ के रूप में संघीय सरकार को परिभाषित किया। इन्होंने भारतीय संविधान को न केवल संघीय या एकात्मक माना बल्कि शर्तों को सख्त अर्थों में अर्ध संघात्मक माना। इन्होंने कहा कि संघवाद देश के शासन के लिए एक जटिल सरकारी तंत्र का गठन करता है जो केंद्र में सत्ता की सघनता के पक्ष में काम करने वाली ताकतों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करता है। क्वेश्चन नंबर 68 है निम्न घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए। महाराजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। भारत का संविधान लागू हुआ। जम्मू कश्मीर की प्रभु सत्ता संपन्न संविधान सभा ने भारत में विलय को अनुमोदित किया। नंबर 4 है जम्मू तथा कश्मीर राज्य का नया संविधान लागू हुआ। तो इसमें सी वाला सही हो जाएगा। 1 2 3 4 सी देख लेते हैं। देश के आज़ाद होने के बाद छोटी छोटी रियासतों को भारतीय संघ में शामिल किया गया था। जब जम्मू कश्मीर को भारतीय संघ में शामिल करने की प्रक्रिया शुरू हुई तभी पाकिस्तान समर्थित कबायलियों ने वहां आक्रमण कर दिया तथा कश्मीर के तत्कालीन राजा हरि सिंह ने ही कश्मीर को भारत में विलय करने का प्रस्ताव रखा और केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर को धारा 370 के अंतर्गत विशेष राज्य का दर्जा देते हुए भारत को विलय कर लिया। परंतु वर्तमान में भाजपा शासित केंद्र सरकार ने धारा 370 को हटाते हुए विशेष राज्य का दर्जा समाप्त कर राज्य को जम्मू कश्मीर और लद्दाख के 2 केंद्र शासित राज्यों में विभाजित करने वाला विधेयक लाए जिसे राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कर मंजूरी दी। क्वेश्चन नंबर 59 है कथन ए
केंद्रीय कानूनों का संवैधानिक वैधता के संबंध में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की अनन्य अधिकारिता है। कारण कारण आर है, सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का संरक्षक है। तो इसमें ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है, तो ए वाला सही हो जाएगा। केंद्रीय कानूनों का संवैधानिक वैधता के संबंध में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की अनन्य अधिकारिता है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का संरक्षक है। इस प्रकार कथन ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 70 है कि भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है 26 जनवरी को, 2 अक्टूबर को, 21 अप्रैल को, 24 अप्रैल को, तो डी वाला सही हो जाएगा 24 अप्रैल। 1993 को संविधान में 73वां संशोधन किया गया, तब से उस दिन को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस व्यवस्था के अंतर्गत ग्राम, तालुका, जिला परिषद आते हैं। प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को नागौर, राजस्थान राज्य में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई। क्वेश्चन नंबर 71 है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई? ए है अनुच्छेद 38, बी है अनुच्छेद 39A, नंबर सी है अनुच्छेद 45, डी है अनुच्छेद 43A। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अनुच्छेद 43A के अंतर्गत श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी को सुनिश्चित किया गया है। इस अनुच्छेद को 42वें संविधान संशोधन द्वारा पारित किया या अनुमोदित किया गया। इस अनुच्छेद को लाने का मुख्य उद्देश्य उद्योग प्रबंधन में कर्मचारियों के बंटवारे को बढ़ावा या उनकी सुरक्षा मुहैया कराना था। 42वां संविधान संशोधन वर्ष 1976 में किया गया था, जिसमें मुख्य रूप से संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं एकता और अखंडता शब्द को जोड़ा गया। क्वेश्चन नंबर 72 है, संविधान की प्रस्तावना का विधिक रूप क्या है? नंबर ए है यह लागू किया जा सकता है, नंबर बी है यह लागू नहीं किया जा सकता है, नंबर सी है विशेष परिस्थितियों में लागू किया जा सकता है, नंबर डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बी हो जाएगा, यह लागू नहीं किया जा सकता है। संविधान की प्रस्तावना संविधान का दर्शनसार है, इसलिए यह विधिक रूप से लागू नहीं किया जा सकता। संविधान की प्रस्तावना का निर्माण भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य करने के लिए किया गया है। यह भारत के सभी नागरिकों के लिए न्याय, स्वतंत्रता, समानता को सुरक्षित करती है एवं प्रस्तावना या उद्देशिका किसी संविधान के दर्शन को सार रूप में प्रस्तुत करने वाली संक्षिप्त अभिव्यक्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 73 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 162 के शीर्ष के संबंध में निम्न में कौन सा सही है? नंबर ए राज्य की कार्यपालिका शक्ति, नंबर बी है राज्यपाल के कार्यालय के लिए शर्तें, नंबर सी है राज्यपाल की पदावधि, नंबर डी है राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। तो डी हो जाएगा। अनुच्छेद 162 के तहत राज्य की कार्यपालिका शक्ति का वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार उन विषयों पर होगा जिसके संबंध में उस राज्य का विधानमंडल को विधि बनाने की शक्ति प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 74 है, निम्नलिखित में से किस मंदिर को विदर्भ के खजुराहो के रूप में भी जाना जाता है? तो ये हो जाएगा मार्कंडेश्वर का मंदिर। 9वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में मौजूद मार्कंडेश्वर मंदिर, जो 24 अलग अलग प्रकार के मंदिर हुआ करते थे, परंतु वर्तमान में इन 24 मंदिर में से 18 खंडहर हो चुके हैं। यह मंदिर वेनगंगा नदी के किनारे मरकंडा गांव में स्थित है। इस मंदिर को मिनी खजुराहो या विदर्भ का खजुराहो भी कहा जाता है।
इस मंदिर का भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा वर्ष 2017 से जीर्णोद्धार चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 75 है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेल कीजिए और नीचे दिए गए सूची में से सही कोट सूचियों में नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट है तूफान हरिकेन अगस्त सितंबर 2019। सूची सेकंड है सर्वाधिक प्रभावित देश, तो डोरियन बहामास, हेजीबीस चीन, लोकीमा जेजू दक्षिण कोरिया और मिटाक जापान। तो इसमें हो जाएगा बी वाला सही हो जाएगा। A21 B24 C22 D23 बी सही हो जाएगा। डोरियन बहामास के डोरियन तूफान तूफान या चक्रवात आया था बहामास में, जिसमें लगभग 2500 लोगों की मृत्यु हो गई थी। फिर है हेजीबीस, जापान की राजधानी टोक्यो समेत देश के अन्य हिस्सों में प्रचंड तूफान हेजीबीस आया था, जिससे देश की लगभग 14 नदियों ने प्रचंड रूप ले लिया था। फिर लेकिमा, चीन के पूर्वी तट पर चक्रवर्ती तूफान लेकिमा के आने से करीब 10 लाख लोग अपने घरों के अंदर रहने को मजबूर थे। मिटाग, यह तूफान जेजू दक्षिण कोरिया में आया था, अतः विकल्प बी सही है। फिर है क्वेश्चन नंबर 76 है, अक्टूबर 2019 में भारत ने किस अफ्रीकी देश में अपना उच्च आयोग स्थापित करने की घोषणा की है? बेनिन, गाम्बिया, गिनी, सिएरा लियोन। तो डी हो जाएगा। भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने सिएरा लियोन में अक्टूबर 2019 में अपना उच्चायोग स्थापित करने की घोषणा की तथा इससे दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध मजबूत होंगे। साथ ही इस पश्चिम अफ्रीकी देश को चावल की खेती के लिए $3 करोड़ का कर्ज भी दिया। क्वेश्चन नंबर 77 है, नीति आयोग के अनुसार भारत में नवाचार सूचकांक 2019 में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शीर्षस्थ है? नंबर ए है तमिलनाडु, नंबर बी है महाराष्ट्र, नंबर सी है हरियाणा, नंबर डी है कर्नाटक। तो डी हो जाएगा कर्नाटक। नीति आयोग ने प्रतिस्पर्धा क्षमता के लिए भारत में नवाचार सूचकांक 2019 तैयार किया। इस सूचकांक में कर्नाटक शीर्ष स्थान पर रहा। इसके बाद 9 राज्य क्रमशः तमिलनाडु, महाराष्ट्र, तेलंगाना, हरियाणा, केरल, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गुजरात एवं आंध्र प्रदेश हैं। क्वेश्चन नंबर 78, बुकर प्राइज विजेता 2019 गर्ल, वुमेन, अदर के लेखक या लेखिका हैं? तो इसका डी हो जाएगा बर्नार्डिन एवारिस्टो। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। वर्ष 2019 में मार्गरेट एटवुड एंड बर्नार्डिन एवारिस्टो को संयुक्त रूप से साहित्य के प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ध्यातव्य है कि 30 वर्ष के बाद पहली बार यह पुरस्कार संयुक्त रूप से 2 लोगों को दिया गया। एटवुड को जहां उनके उपन्यास दी टेस्टामेंट्स के लिए पुरस्कृत किया गया, वहीं एवारिस्टो को गर्ल, वुमेन, अदर उपन्यास के लिए यह पुरस्कार दिया गया। इसके साथ ही बुकर पुरस्कार जीतने वाली एवारिस्टो पहली अश्वेत महिला और पहली अश्वेत ब्रिटिश लेखिका बन गई। क्वेश्चन नंबर 79 है, विश्व महिला एकल बैडमिंटन मुकाबले में भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलाने के लिए पीवी सिंधु ने फाइनल मैच में किसको हराया? ऑप्शन है कैरोलिना मारिन, नंबर बी है ताइजू यिंग, नंबर सी है नोजोमी ओकुहारा, नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो सी हो जाएगा नोजोमी ओकुहारा। भारत की पीवी सिंधु ने स्विट्जरलैंड में संपन्न BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2019 में महिला एकल के फाइनल में दुनिया की चौथी नंबर की खिलाड़ी जापान की नोजोमी ओकुहारा को हराकर चैंपियनशिप में पहली बार स्वर्ण पदक जीता। इस चैंपियनशिप में पीवी सिंधु वर्ष 2017-18 में रजत पदक और 2013-14 में कांस्य पदक जीत चुकी हैं। क्वेश्चन नंबर 80 है, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में भूटान के
किस जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया गया था? नंबर ए है चुक्खा विद्युत परियोजना, नंबर बी है दगाछू विद्युत परियोजना, नंबर सी है कुरिछा विद्युत परियोजना, नंबर डी है मांगदेछू विद्युत परियोजना। तो डी हो जाएगा मांगदेछू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भूटान में एक जल विद्युत परियोजना है। इस परियोजना का उद्घाटन अभी हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी भूटान यात्रा के दौरान किया था। 720 मेगावाट क्षमता के पावर प्लांट का निर्माण भूटान के मांगदेछू नदी पर किया गया है। यह भारत सरकार के समर्थन से भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भेल द्वारा निर्मित है। यह भूटान में 10,000 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन के लिए योजनाबद्ध 10 जल विद्युत परियोजनाओं में से एक है। इस परियोजना का विकास 4500 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। क्वेश्चन नंबर 81 है चित्राचार्य उपेंद्र महारथी की पुस्तक वेणुशिल्प का संबंध निम्नलिखित में से किस कला से है? आभूषण, चित्रकारी, बांस कला, संगमरमर की नक्काशी। सी हो जाएगा बांस कला। चित्राचार्य उपेंद्र महारथी का जन्म 1908 में ओडिशा जिसका नया नाम हो गया है के पुरी ज़िले के नरेंद्रपुर गांव में हुआ था। इन्होंने कलकत्ता में वर्ष 1925 से 1931 में स्कूल ऑफ आर्ट में पेंटिंग का अध्ययन किया था। वर्ष 1955 में इन्होंने औद्योगिक डिज़ाइन संस्थान की स्थापना की थी। इनकी पुस्तक वेणुशिल्प बांस कला पर आधारित पुस्तक है। अतः विकल्प सी प्रश्न का सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 82 है निम्नलिखित में से कौन सा एक दुनिया का पहला 100% जैविक राज्य है? इसका सी हो जाएगा सिक्किम भारत। रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों को खत्म करने के साथ ही उनके स्थान पर स्थायी विकल्पों को अपनाने के कारण सिक्किम को 2016 में विश्व का पहला जैविक राज्य घोषित किया गया था। 18 जनवरी 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंगटोक एग्री समिट में इसकी घोषणा की थी। हालांकि सिक्किम ने वर्ष 2003 में जैविक कृषि अपनाने की आधिकारिक रूप से घोषणा की थी। उल्लेखनीय है कि जैविक खेती करने की एक ऐसी पद्धति है जिसमें अनाज, सब्जी और फलों को उगाने के लिए रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों और खरपतवार नाशकों की जगह जीवाश्म खाद, पोषक तत्वों अर्थात गोबर की खाद, कंपोस्ट और हरी खाद, जीवाणु कल्चर, बायो पेस्टिसाइड और जैविक खाद का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 83 है पैरा एथलीट दीपा मलिक जिन्हें वर्ष 2019 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है, किस खेल से संबंधित हैं? ये गोला फेंक से संबंधित है। सी सही हो जाएगा। वर्ष 2019 के लिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कुश्ती के लिए बजरंग पुनिया और एथलेटिक्स खिलाड़ी गोला फेंक के लिए दीपा मलिक को दिया गया। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला देश का सर्वोच्च सम्मान है। इस पुरस्कार का नाम भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम पर रखा गया है। यह पुरस्कार प्रतिवर्ष केंद्रीय युवा व खेल मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार के विजेता को 7.5 लाख का इनाम पुरस्कार स्वरूप प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार के विजेताओं का चयन मंत्रालय द्वारा चुनी गई समिति द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 84 है संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्यवाही शिखर सम्मेलन 2019 का आयोजन निम्न में से किस शहर में किया गया? नंबर ए है पेरिस, नंबर बी है जेनेवा, नंबर सी है दोहा, नंबर डी है न्यूयॉर्क। तो डी हो जाएगा न्यूयॉर्क। 23 सितंबर 2019 को संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्यवाही शिखर सम्मेलन UN क्लाइमेट एक्शन समिट 2019 न्यूयॉर्क में आयोजित हुआ। इस सम्मेलन का मुख्य फोकस पेरिस समझौते को लागू करने के लिए कार्यवाही में तेज़ी लाना था। पेरिस योजना को लागू करने के अलावा यह शिखर सम्मेलन नवस्वतंत्र कार्यों पर विशेष ध्यान देता है जिसका नेतृत्व 19 देश कर रहे हैं। इस सम्मेलन में विश्व के सबसे अधिक ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करने वाले उद्योगों को कम कार्बन वाली अर्थव्यवस्था की ओर ले जाने के लिए एक नए नेतृत्व समूह की घोषणा की गई।
क्वेश्चन नंबर 85 है, मानव आहार में पालिश किए हुए चावल का उपयोग से निम्नलिखित रोग हो जाता है। नंबर ए है बेरीबेरी। बेरीबेरी नामक रोग विटामिन B1 थायमीन की पोषण संबंधी कमी के कारण होता है, जो मुख्य रूप से पालिश किए हुए सफ़ेद चावल खाने वाले लोगों में होता है। यह विटामिन धान बिना पालिश चावल के छिलके में मुख्य रूप से पाया जाता है, अतः पालिश चावल खाने वालों में इस विटामिन की कमी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 86 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। विटामिन इसके सामने सुमेल कराना है, प्रचुर स्रोत सही सुमेलित नहीं है। विटामिन B8 धान के चोकर यानी कि राइस ब्राइन। नंबर बी है विटामिन 2 कॉड यकृत तेल। नंबर सी है विटामिन E गेहूं अंकुर तेल। और डी नंबर है विटामिन के अल्फा। तो बी हो जाएगा कॉड, मछली में पाया जाता है ये मछली। कॉड यानी मछली का यकृत तेल विटामिन ए एवं विटामिन डी का प्रचुर स्रोत होता है, जबकि दूध, पनीर, मांस, अंडे, फली अंकुरित गेहूं, मशरूम एवं हरी सब्जियां विटामिन B2 राइबोफ्लेविन की प्रमुख स्रोत होती है। विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन, धान की चोकर विटामिन E टोकोफेरॉल, अंकुरित गेहूं के तेल एवं विटामिन के क्लोक्विनॉन अल्फा पादप द्वारा प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 86 है, कथन ए अधिकांश विटामिन मानव शरीर में संश्लेषित नहीं किए जाते हैं। कारण आर, मानव अंग केवल अनिवार्य सूक्ष्म पोषकों का ही संश्लेषण करते हैं। कोट ए है, ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। नंबर बी है, ए आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। नंबर सी है, ए सही है किंतु आर गलत है। डी है, ए गलत है किंतु आर सही है। तो सी हो जाएगा, ए सही है किंतु आर गलत है। अधिकांश विटामिन मानव शरीर में संश्लेषित नहीं किए जाते हैं, जैसे जल में घुलनशील विटामिन बी एवं सी। इन विटामिनों को केवल भोजन से ग्रहण किया जाता है एवं ये शरीर में संचित भी नहीं होते हैं। अनिवार्य पोषक तत्व वे पोषक तत्व होते हैं जिनका मानव शरीर में संश्लेषण नहीं होता है, अर्थात ये केवल भोजन द्वारा ही शरीर में ग्रहण किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट, सूची सेकंड, सूची फर्स्ट में है केवलार विस्फोटक, टेक्सास संश्लेषित रेशा, जिंक फास्फेट कैंसर रोधी दवा, फिर नाइट्रोसेलुलोस रोडेंट नाशी। तो इसका सी वाला हो जाएगा A24 B23 C21 D22। A24 केवलार रोडेंट नाशी और B23 हो जाएगा टेक्साल कैंसर रोधी और C21 जिंक फास्फाइड विस्फोटक और D22 हो जाएगा नाइट्रोसेलुलोस संश्लेषित रेशा। इस प्रकार से सी वाला सही है। उपरोक्त तो दी गई सूचियों का सही सुमेलन इस प्रकार है। केवलार एक प्रकार का संश्लेषित रेशा है, यह एक पैरा अरेमिड सिंथेटिक फाइबर होता है। टेक्साल इंजेक्शन स्तन कैंसर, अग्नाशय कैंसर, नॉन स्मॉल सेल फेफड़ों के कैंसर के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक एंटी कैंसर दवा है। जिंक फास्फाइड का उपयोग चूहे मारने रोडेंट नाशी के रूप में किया जाता है और नाइट्रोसेलुलोस का विघटन उत्पादों के द्वारा ही इसका उत्प्रेरित विघटन होता है। यह एक विस्फोटक पदार्थ है। तो सी वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 है, निम्नलिखित में से किसी वस्तु के नमूने को हवा में खुला रखने पर कुछ समय पश्चात गायब हो जाता है, जैसे कपूर, नैप्थलीन अथवा शुष्क बर्फ। इस परिघटना को कहते हैं ऊर्ध्वपातन। तो ए वाला सही हो जाएगा। किसी वस्तु को हवा में खुला रखने पर कुछ समय पश्चात गायब हो जाने की परिघटना ऊर्ध्वपातन कहलाती है, जैसे कपूर, नैप्थलीन,
अथवा बर्फ आदि हवा में खुला रखने पर कुछ समय पश्चात गायब हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 90 ले लेते हैं। प्रकाश ऊर्जा का ऑप्टिकल फाइबर में संचालन निम्नांकित घटना के अनुप्रयोग द्वारा किया जाता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, तो ए सही हो जाएगा। ऑप्टिकल फाइबर में प्रकाश ऊर्जा पूर्ण आंतरिक परावर्तन द्वारा संचारित होती है। ऑप्टिकल फाइबर में प्रकाश प्रवेश कर ऑप्टिकल फाइबर की सीमा से टकराकर निरंतर पूर्ण आंतरिक परावर्तन के द्वारा आगे की ओर संचारित होता है। तो आजकल इंटरनेट में ऑप्टिकल फाइबर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रहा है और इसी के माध्यम से डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान भेजा जाता है। और इसमें जो ऑप्टिकल फाइबर होता है इसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, यानी प्रकाश के माध्यम से जो भी डाटा होता है वो सेंड किया जाता है, प्रकाश की गति से जाता है। तो इस प्रकार से पूर्ण जो प्रकाश का जो परावर्तन होता है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, यानी कि इसमें ज़रा भी 1% भी डाटा का क्षरण नहीं होता है या विघटन नहीं होता है। पूरा का पूरा डाटा वैसे के वैसे ही उसके फॉर्मेट में जो है प्रभाव डाले बिना पहुंच जाता है। तो इस प्रकार से जो फाइबर ऑप्टिकल है काफ़ी सक्सेस टेक्नोलॉजी है और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करती है। क्वेश्चन नंबर 91 है एंजाइमों के संदर्भ में। एंजाइमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा या कौन से सही है? नंबर 1, वे जैव उत्प्रेरक हैं। नंबर 2, वे शरीर में उसी स्थान पर अपना कार्य करते हैं जहां वे उत्पादित होते हैं। तो कोट केवल 1 केवल 2। नंबर सी है 1 और 2 दोनों और डी है ना तो 1 ना ही 2। तो सी हो जाएगा। एंजाइम जैव उत्प्रेरक होते हैं तथा वे शरीर में उसी स्थान पर अथवा कार्य करते हैं जहां वे उत्पादित होते हैं। तो विकल्प सी सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 92 है माता का दूध नवजात को लगभग संपूर्ण आहार प्रदान करता है किंतु इसमें निम्नलिखित का अभाव होता है। लौह, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम। तो इसमें ए वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 है निम्नलिखित पदार्थों को उनके पहली बार प्रयोगशाला में संश्लेषण के कालक्रमानुसार कीजिए। ब्लैक गोल्ड, फुलेरीन, ग्राफीन, केवलार। इसमें 4 2 3 1 बी वाला सही हो जाएगा। दिए गए पदार्थों का उनके पहली बार प्रयोगशाला में संश्लेषण के अनुसार क्रम निम्न प्रकार है। केवलार, फिर फुलेरीन, ग्राफीन, ब्लैक गोल्ड। क्वेश्चन नंबर 94 है बिब्लियोमेट्री है पुस्तकालय नेटवर्क का कार्य। सूचना प्रबंधन सेवा, सूचना प्रबंधन उपकरण, पुस्तकालय सेवा। तो सी हो जाएगा सूचना प्रबंधन उपकरण है। बिब्लियोमेट्री एक सूचना प्रबंधन उपकरण है जिसमें लोगों, दस्तावेजों और प्रौद्योगिकी के प्रक्रम के अनुप्रयोग शामिल होते हैं। यह समग्र आंतरिक नियंत्रण का एक सबसेट होता है जो प्रबंधन लेखाकारों द्वारा उत्पाद या सेवा की लागत तय करने या व्यापार की व्यापक रणनीति बनाने जैसी व्यापार समस्याएं सुलझाने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 95 है निम्नलिखित में से कौन सा एल्बिडो से संबंधित है? संचार शक्ति, अवशोषित शक्ति, उत्सर्जन शक्ति और वापसी की शक्ति। तो इसमें डी वाला हो जाएगा, यानी कि वापसी की शक्ति। किसी वस्तु द्वारा प्राप्त होने वाले या उस वस्तु द्वारा परावर्तित किए जाने वाले विकिरणों की मात्राओं के बीच के अनुपात को एल्बिडो कहते हैं। सामान्य बोलचाल की भाषा में इसे धवलता भी कहते हैं। यह पृथ्वी की वापसी की शक्ति को इंगित करती है। पृथ्वी की औसत एल्बिडो यानी कि जिसे ग्रहीय एल्बिडो भी कहा जाता है लगभग 30% है, परंतु पृथ्वी के ना तो हर क्षेत्र की और ना ही हर वस्तु या यथा जंगल, घास के मैदान, बर्फ, सागर, रेत आदि की एल्बिडो बराबर होती है। वह सूर्य की किरणों के आपतन कोण, जिस कोण पर वे धरती पर पड़ती है, के अनुसार भी बदलती रहती है। क्वेश्चन नंबर 96 गहरी कार्बन वेधशाला DCO के संबंध में निम्न कथनों में कौन सा या कौन से सही है या है? यह वैश्विक अनुसंधान कार्यक्रम
पृथ्वी पर कार्बन की भूमिका को आगे बढ़ाने के लिए है। नंबर 2, या गैरी माइक्रोबियल पारिस्थितिकी तंत्र के क्षेत्रीय अवलोकन के लिए है। कोट है। नंबर ए है केवल 1, नंबर बी केवल 2, नंबर सी 1 और 2 दोनों, नंबर डी ना तो 1 ना ही 2। तो सी हो जाएगा 1 और दोनों सही हैं। 97 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कार्टेजेना प्रोटोकॉल, बायोसेफ्टी, फिर है स्टॉकहोम सम्मेलन, अनवरत जैविक प्रदूषण, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत और क्योटो प्रोटोकॉल जल संरक्षण। तो डी वाला जो है गलत है। क्योटो प्रोटोकॉल का जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में एक प्रोटोकॉल है। यह जल संरक्षण से संबंधित नहीं है। इसे वर्ष 1997 में जापान के क्योटो शहर में मतलब ये सम्मेलन हुआ था, वहाँ क्योटो शहर में स्वीकार किया गया तथा इसकी पहली प्रतिबद्धता अवधि वर्ष 2008 से 12 तक थी, जबकि दूसरी प्रतिबद्धता अवधि वर्ष 2013 से 20 तक है। इसी तरह कार्टाजेना प्रोटोकॉल, बायोसेफ्टी, स्टॉकहोम सम्मेलन, अनवरत जैविक प्रदूषण और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत संरक्षण से जुड़े हुए हैं। अतः प्रश्नानुसार विकल्प डी सही उत्तर है। फिर क्वेश्चन है 98, कथन ए है उष्णकटिबंधीय देशों में तितलियों की प्रजातियां सर्वाधिक संख्या में पाई जाती हैं। कारण आर है तितलियां कम तापमान में नहीं रह सकती। तो ए है, ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। तो ए वाला जो है सही उत्तर हो जाएगा। उष्णकटिबंधीय देशों में तितलियों की प्रजातियां सर्वाधिक संख्या में पाई जाती हैं क्योंकि तितलियां कम तापमान नहीं सह सकती हैं। तितलियां मुख्यतः उष्णकटिबंधीय देशों में अधिक पाई जाती हैं क्योंकि यहाँ इष्टतम तापमान, उच्च वर्षा, सदाबहार वन क्षेत्र, पर्याप्त सूर्य का प्रकाश एवं दिन की अवधि, विभिन्न प्रकार के पुष्पों की अधिकता जो कि तितलियों को भोजन एवं आश्रय प्रदान करते हैं की उपलब्धता होती है। अतः यहाँ तितलियाँ एक वर्ष में अनेक पीढ़ियाँ उत्पन्न कर लेती हैं, जबकि शीत क्षेत्रों में यह अपना अधिकांश समय प्यूपा के रूप में व्यतीत करती हैं। क्वेश्चन नंबर 99 है, पारिस्थितिकी तंत्र में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में स्थानांतरण से ऊर्जा की मात्रा बढ़ती है, घटती है, स्थिर रहती है, बढ़ सकती है या घट सकती है। तो बी हो जाएगा घटती है। लिंडमान के दशांश नियम 10% के अनुसार खाद्य श्रृंखला के एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर पर भोजन के रूप में ऊर्जा के स्थानांतरण में प्रत्येक स्तर पर ऊर्जा का क्षय होता है। अगले स्तर पर ऊर्जा का केवल 10% ही पहुंचता है। शेष ऊर्जा ऊष्मा के रूप में व्यय हो जाती है। अतः लंबी खाद्य श्रृंखला में छोटी खाद्य श्रृंखला की अपेक्षा ऊर्जा की उपलब्धता दशांश के नियम के कारण ही खाद्य श्रृंखलाओं की लंबाई सीमित होती है। इसी के कारण शाकाहारी भोजन की अपेक्षा मांसाहारी भोजन से ऊर्जा मिलती है। निम्नलिखित में से कौन सा जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित है? लाल शैवाल, भूरा शैवाल, हरा शैवाल, नीला हरा शैवाल। डी हो जाएगा। नाइट्रोजन निर्धारण करता है जैविक नाइट्रोजन नीला हरा शैवाल। नील हरित शैवाल या साइनोबैक्टीरिया जैसे नास्टाक, एनाबीना आदि स्वतंत्र जीवी नाइट्रोजन स्थिरीकारी जीवाणु हैं जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन N2 का स्थिरीकरण कर नाइट्रोजन का इसके यौगिक के रूप में मृदा एवं पादपों को उपलब्ध कराते हैं। तो गाइस ये 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। तो पार्ट 2 हो गया है और इसके बाद नेक्स्ट बाकी जो है 50 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में लेकर के हम फिर से आएंगे। तो गाइस आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और आप लोग अपने जो भी सुझाव हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू वेरी मच। आई विल मीट अगेन सून।